हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इतिहास के पन्नों के श्रृंखला की। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास आप लोग देख लीजिएगा, अर्थात 7 नवंबर से रिलेटेड क्लास देख लीजिएगा। उसके पश्चात आकर के इस 8 नवंबर पे विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो मेरा कहने से तात्पर्य यही है कि इससे पहले की क्लास अगर आप लोग अटेंड किए रहेंगे तो यार अधिक सहजता महसूस होगी घटनाओं को पढ़ने में और समझने में। वैसे भी यार नई नई घटनाओं का अध्ययन हम डेली डेली करते हैं, तो घटनाएं कुछ बहुत ऐसी हो जाती हैं जो कि एक दूसरे दिन से वो घटनाएं हमारी मैच हो जाती हैं। इसी कारणवश मेरा कहने से तात्पर्य यही है कि इससे पहले की क्लास आप लोग अटेंड कर लीजिएगा, उसके बाद आकर के यहाँ पे विजिट कीजिएगा तो अधिक सहजता महसूस होगी। ठीक है, और हाँ एक बात और कि रिवीजन ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे, पढ़ने पे कम फोकस करेंगे और रिवीजन पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, रिवीजन करते रहेंगे तो डेट जो है हमारी माइंड में सेट होती रहेंगी, अन्यथा पढ़ने का कोई मतलब नहीं हमारा। ठीक है, डेट भूल जाएंगे हम। तो आज जो हम अध्ययन करेंगे वो 8 नवंबर के इतिहास पे अध्ययन करेंगे कि देश और दुनिया से जुड़ी हुई कौन कौन सी हमारी ऐसी प्रमुख घटनाएं घटित हुई जो कि देश और दुनिया के इतिहास में हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों पे अपना प्रभाव छोड़ करके रख दिया और बाकायदा 8 तारीख के तौर पे इसको दर्ज करके रख दिया। और इन सभी घटनाओं को बाकायदा मैं अर्थात 8 नवंबर आज ही के दिन इन सभी घटनाओं को ये प्रमाणित करता हूं कि इस क्लास के अंतर्गत हम जितनी भी सारी घटनाओं का वर्णन आज करेंगे या करने वाले हैं उनको मैं अर्थात 8 नवंबर हमेशा प्रमाणित करता रहूंगा और आने वाले समय में भी इन सारे घटनाओं का साक्षी मैं बना रहूंगा। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत नजर डालते हैं और घटनाओं का हम लोग आनंद लेंगे, बोरिंग तनिक भी महसूस नहीं करेंगे, आनंद लेंगे और नजर डालते हैं आज के इतिहास पे अर्थात 8 नवंबर के इतिहास पे। 8 नवंबर 1895, 8 नवंबर 1895 ये वो तारीख है कि ये अपनी अलग पहचान के साथ में इतिहास में दर्ज होती है, वो भी हमेशा और हमेशा के लिए। इस दिन क्या होता है कि हमारे एक जाने माने भौतिक शास्त्री जो कि जर्मनी के भौतिक शास्त्री होते हैं, ठीक है, उनको या उन्होंने हम लोगों ने नाम सुना होगा आजकल चिकित्सा के क्षेत्र में या एक प्रकार से बोले तो मेडिकल लाइन के क्षेत्र में आजकल हमारा अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है या एक्सरा वगैरह होता है। सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की थी? तो यही हमारे व्यक्ति हैं, इनका नाम याद रखना, विल्हम। क्या नाम था? विल्हम। विल्हम विलियम कॉनरैड रोटजॉन के नाम से जानते हैं, या ये नाम हमने याद रखना विल्हम कॉनरैड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको कॉनरैड रोटजॉन इस प्रकार का नाम है इनका। फिलहाल में ये नाम हमको याद रखना है। इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम एक्सरे की खोज की गई। किसकी खोज की गई? एक्सरे की खोज की गई सर्वप्रथम। ये थे कौन? तो ये जर्मनी के हमारे भौतिक शास्त्री होते हैं, भौतिक शास्त्री थे हमारे ये। ठीक है, और इन्होंने सर्वप्रथम लोगों को ये बताया, या मानव त्वचा या इसी के संदर्भ में एक वर्ड हम और प्रयोग में लाते हैं जिसको हम लोग इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि मनुष्य की बिना मांसपेशियों को काटे हुए या मनुष्य के अंदरूनी हिस्से में या किस प्रकार की चीजें हमारी होती हैं ये बिना काटे और पीटे, यार इस सर्वप्रथम खोज किसने की?
ये विल्हम कॉनरेड के द्वारा ये खोज की गई कि अब हम एक्सरे के माध्यम से ये पता कर सकते हैं कि मनुष्य के शरीर के अंदर हमारी कौन कौन सी परिस्थितियां चल रही हैं या क्या क्या चीजें हमारे मनुष्य के अंतर्गत विद्यमान है या कौन सी बीमारी है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये सारा सिस्टम अल्ट्रासाउंड अर्थात एक्सरे से पता चल जाता है। ठीक है, और इसी सराहनीय योगदान के कारण या इसी खोज के कारण भौतिकी के क्षेत्र में इनको भौतिकी नोबेल पुरस्कार से भी क्या किया गया, सम्मानित किया गया। और इतना ही नहीं, चिकित्सा क्षेत्र में ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी पूरे विश्व के लिए। ठीक है, क्योंकि यार बिना काटे पीटे, बिना मनुष्य के शरीर को काटे पीटे, बिना मांसपेशियों को इधर उधर हटाए बिना, बिना काटे हुए यार अंदरूनी चीजों का पता लगना, ये चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जो कि पूरे विश्व में एक क्रांति का दौर आता है और बहुत बड़ी उपलब्धता हासिल की थी विल्हम कॉनरेड के द्वारा। ठीक है, तो इसी कारणवश 8 नवंबर 1895 की तारीख ये इतिहास में हमेशा और हमेशा के लिए विल्हम कॉनरेड के नाम पे दर्ज होकर के रह गई, जिसको मैं अर्थात 8 नवंबर आज प्रमाणित करता हूं कि आज ही के दिन इनके द्वारा एक्सरे की खोज की गई है। इसका साक्षी मैं अर्थात 8 नवंबर आज भी बना हुआ हूं। ठीक है, इसी के पश्चात में बात करते हैं 8 नवंबर 1987 की बात करते हैं। 8 नवंबर 1987 की तारीख यह भी इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाते हुए आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है, वो भी हमेशा और हमेशा के लिए। इस दिन क्या होता है कि हम लोगों ने नाम सुना होगा एक प्रकार से बाल कृष्ण अडानी का, सॉरी लाल कृष्ण आडवाणी का। ठीक है, इनका नाम सुना होगा, क्या नाम सुना, लाल कृष्ण आडवाणी का नाम सुना होगा। आडवाणी ये थे कौन, तो इनका पहली बात लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म होता है, क्या होता है, जन्म होता है, और कहां पे होता है, तो कराची में होता है, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। कराची के एक हिंदू सिंधी व्यवसायी परिवार में ये हमारा कराची में लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म होता है। ये थे कौन, तो ये भारतीय जनता पक्ष के एक सदस्य के तौर पे तथा राजनीति के क्षेत्र में वरिष्ठ राजनेता के तौर पे भी इनको हम जानते हैं या इन संज्ञाओं से इनको हम संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के पश्चात में ये भारतीय जनता पक्ष के एक राष्ट्रीय जनतंत्रात्मक या जनतांत्रिक गठबंधन के दौरान 1998 से 2000 के मध्य में, 1998 से 2004 के मध्य में, 2004 या 5 के मध्य तक ये हमारे भारत के क्या होते हैं, ये भारत के हमारे गृह मंत्री के पद पे बने होते हैं। गृह मंत्री के साथ साथ उप प्रधानमंत्री का पद ग्रहण भी ये करते हैं या इस पद पे भी ये नियुक्त किए जाते हैं और इस पद को ये संभालते भी हैं बाकायदा। ठीक है, तो इन्हीं के इन सारी घटनाओं के कारण ये लाल कृष्ण आडवाणी जी के संदर्भ में 8 नवंबर की तारीख इतिहास में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई, वो भी इतिहास के पन्नों पे अपना अलग प्रभाव छोड़ करके रख दिया, जिसको मैं अर्थात 8 नवंबर हमेशा प्रमाणित करता रहूंगा कि 8 नवंबर के ही दिन लाल कृष्ण आडवाणी जी का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, इसी के पश्चात में बात करते हैं 8 नवंबर 8 नवंबर सन 2000 की बात करते हैं। 8 नवंबर 2000 ये वो तारीख है कि ये भी अमेरिका के इतिहास में ये अपनी अलग पहचान बनाते हुए दर्ज होती है अमेरिका के इतिहास में, और अपने लेवल पे बात करें तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। ठीक है,
तो ये अपनी अलग पहचान बनाते हुए दर्ज होती है। इस दिन हम लोगों ने नाम सुना होगा बिल क्लिंटन का। बिल क्लिंटन जो कि अमेरिका के हमारे 42वें या 43वें राष्ट्रपति होते हैं, जो कि ये हमारे राष्ट्रपति होते हैं। और इन्हीं की पत्नी बिल हिलेरी क्लिंटन ये क्या होती है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से ये राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाती हैं। इसी कारणवश ये तारीख इतिहास पे अपनी जगह बना पाई। यानी बिल हिलेरी क्लिंटन, यानी बिल हिलेरी क्लिंटन, हिलेरी क्लिंटन ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में या न्यूयॉर्क सीट पर अपनी जीत दर्ज करती हैं, जीत दर्ज करती हैं न्यूयॉर्क सीट पर। और ये भी राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाती है डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से। और 2008 में ये अपने आप को घोषित करती हैं कि हम भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में न्यूयॉर्क सीट पर अपना चुनाव लड़ेंगे। और इन्होंने बाकायदा जीत भी दर्ज की, ठीक है। और इसके अलावा ये न्यूयॉर्क शहर की हमारी प्रथम, एक प्रकार से बोले तो जूनियर सीनेटर भी रह चुकी हैं, जो कि अमेरिका का ही एक हमारा वरिष्ठ पद होता है सीनेटर नाम का, ठीक है। तो ये बिल हिलेरी क्लिंटन जी के नाम पे 8 नवंबर सन 2000 की तारीख हमेशा और हमेशा के लिए आज इतिहास के पन्नों पे दर्ज होकर के रह गई। इसी कारणवश ये 8 तारीख हिलेरी जी के संदर्भ में इस घटना को क्या करता है, प्रमाणित करता है। बात करते हैं इसी 8 नवंबर के इतिहास में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की, जिनको मैं हमेशा प्रमाणित करता रहूंगा। अर्थात 8 नवंबर मैं बोल रहा हूं और मैं ही इस घटना को अक्सर आज ही के दिन प्रमाणित करता रहूंगा। 8 नवंबर 2008 की बात करते हैं। 8 नवंबर 2008 की तारीख, ये भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में ये 8 नवंबर 2008 की तारीख हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई, ठीक है। 2008 अंतरिक्ष विज्ञान में अपनी छाप छोड़ता है कि इस दिन पहली बार भारत के द्वारा पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान मिशन चंद्रयान प्रथम लॉन्च किया गया था। इसको याद रखना है, मिशन चंद्रयान, मिशन चंद्रयान प्रथम नाम सुना होगा इसको। चंद्रयान प्रथम अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इस मिशन को प्रभावी रूप से अंतरिक्ष में ये अगस्त 2009 तक ये अंतरिक्ष में बेसिकली रूप से प्रभावी होता है। उसके बाद इसको क्या हो जाता है, इसके संदर्भ में जानकारी का अभाव प्राप्त होता है। इस कारणवश जितनी भी सारी चीजें हैं वो यही है कि मानव रहित अंतरिक्ष यान ये होता है, अर्थात सैटेलाइट होता है। और इसको चंद्रयान प्रथम के नाम से जानते हैं, ये लॉन्च किया गया था। और इसी के संदर्भ में भारतीय अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण कार्यक्रम के दौरान ये हमारा 27वां उपक्रम था इसरो के द्वारा या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के द्वारा। ये हमारा 27वां उपक्रम कार्यक्रम था। उपक्रम यानी भारतीय अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण कार्यक्रम का यह 27वां उपक्रम था, मिशन चंद्रयान प्रथम, ठीक है। तो इसको भी हमने याद रखना है। ये भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में ये अपनी नई पहचान के साथ में आज इतिहास में दर्ज हो पाया, जिसको मैं अर्थात 8 नवंबर ये प्रमाणित करता हूं या मैं ही इसका बाकायदा साक्षी बना हुआ हूं कि 8 नवंबर 2008 में मिशन चंद्रयान प्रथम लॉन्च किया गया अंतरिक्ष में, ठीक है। इसी के पश्चात में बात करते हैं थोड़ा सा कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं की, जिनको मैं अर्थात 8 नवंबर हमेशा प्रमाणित करता रहूंगा। देखते हैं इसी में 8 नवंबर 2012 की बात करते हैं।
8 नवंबर 2012 की तारीख भी इतिहास के पन्नों पे अपनी अलग पहचान बना करके दर्ज होती है। इस दिन हमारे विश्व स्तर पे अर्थात अंतरराष्ट्रीय लेवल पे एक हमारे दिवस मनाने की शुरुआत होती है, जिसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस के नाम से जानते हैं, या विश्व रेडियोलॉजी दिवस मनाने की शुरुआत होती है। और हम लोगों ने इससे पहले भी अध्ययन किया कि विश्व स्तर पे अगर किसी भी प्रकार का देश या दिवस मनाया जाएगा तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ही उसकी घोषणा हमेशा और हमेशा की जाएगी। इसको हमने याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। तो विश्व रेडियोलॉजी दिवस की शुरुआत होती है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। और इसको क्यों मनाया जाता है कि हम लोग एक प्रकार से अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक्सरे की खोज होती है विलियम कॉनरैड रोजवेल्ट के द्वारा, ठीक है। तो इसी एक्सरे की वर्षगांठ की खोज के संदर्भ में, यानी वर्षगांठ के या खोज की वर्षगांठ के संदर्भ में ये हमारा अंतरराष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है। और इसका केवल और केवल एक ही उद्देश्य होता है कि रेडियोलॉजी के प्रति अर्थात जो भी हमारा ये सिस्टम है एक्सरे से रिलेटेड, इसकी वर्षगांठ के रूप में मनाया गया और इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए लोगों के प्रति इस दिवस को मनाने की हमारे क्या होती है, शुरुआत होती है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। इसी कारणवश 8 नवंबर 2012 को ये विश्व रेडियोलॉजी दिवस मनाने की शुरुआत की गई अर्थात घोषणा की गई, जिसको मैं अर्थात 8 नवंबर हमेशा प्रमाणित करता रहूंगा, ठीक है। इसी के संदर्भ में बात करते हैं कुछ और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की, जिनको मैं हमेशा प्रमाणित करता रहूंगा अर्थात मैं 8 नवंबर बोल रहा हूं, ठीक है। देखते हैं इसी में 8 नवंबर 2016 की बात करते हैं। यार अगर रूबरू होगे, मोदी जी के कार्यों से खुश होगे, मोदी जी के भक्त होगे, तो यार 8 नवंबर की तारीख भूलना नहीं दोस्त। 8 नवंबर 2016 की तारीख जो भी हमारे मोदी भक्त होंगे वो इस तारीख से रूबरू होंगे और मोदी जी के कार्यों से अगर प्रसन्न होंगे तो यार इस तारीख से तो जरूर रूबरू होंगे। क्या होता है कि 8 नवंबर 2016 में नोट बंद होता है, हमारे क्या होती है, नोट बंदी होती है। तो इस तारीख को भी हमने याद रखना है कि भारत में मोदी जी के शासनकाल में या माननीय मोदी जी के ही द्वारा ये आज ही के दिन अर्थात 8 नवंबर के ही दिन 8 नवंबर 2016 को ही भारत में 500 और 1000 के नोट क्या किए गए, बंद किए गए पूर्ण रूप से, जिसके बाद से पूरे देश में खलबली मच गई थी, ठीक है। और ये रात्रि 8 बजे की घोषणा है हमारी। 8 बजे के पश्चात से ही इसी दिन से 8 नवंबर से ही पूरे देश में हफरा तफरी का माहौल मचा और बैंकों के बाहर अगले ही दिन से क्या हुए, बड़ी लंबी कतारें लगी, भारी मात्रा में लोग परेशान भी हुए। और हालांकि ये ऐसा बोला जाता है कि ये जो भी हमारा नोटबंदी होती है ये किसी शौक से नहीं होती। फिलहाल में लोग जो भी बोलते हैं ना, आप खुद भी सोचिएगा, आप खुद में अपने आप में एक अगर यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि यूपीएससी एस्पिरेंट है तो मेरे हिसाब से वो एक बुद्धिजीवी व्यक्ति है, ठीक है। यूपीएससी एस्पिरेंट से ज्यादा बुद्धिजीवी व्यक्ति समाज में नहीं हो सकता, इतना याद रखना, ठीक है। तो यूपीएससी एस्पिरेंट जो होता है वो एक बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है, जो कि अपने आप में स्वयं में अपनी बौद्धिक क्षमता को बड़े ही बेहतरीन रूप से विकसित करता है, ठीक है। तो यार इस नोटबंदी का आप भी सोचना एक बार। फिलहाल में लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हमको इससे मतलब नहीं है। हमारे अंदर जितनी समझने की क्षमता है, जितने हमारे अंदर क्षमता है या हमारी जितनी भी बुद्धिजीविता है उसको हम प्रदर्शित करेंगे, इसमें पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। तो इसमें यही है
कि नोटबंदी यार कोई भी सरकार हमारी शौक से नहीं करती है, ये भी याद रखना, ठीक है। मोदी जी का केवल और केवल एक ही उद्देश्य था नोट बंद करने का, वो है काले धन को बाहर लाना, ठीक है। और नोट बंद तभी किया जाता है किसी सरकार के द्वारा या किसी देश के द्वारा जब उनको आशंका होती है कि देश में काले धन की मात्रा ज्यादा मात्रा में हो गई है, जिससे अर्थव्यवस्था हमारी खराब होती है थोड़ा सा। इसी कारणवश नोट बंद करने का निर्णय लिया जाता है। और यह निर्णय महज केवल और केवल मोदी जी का नहीं था, ठीक है। इसके पीछे कई दिनों से रणनीति भी चल रही थी। यार मोदी जी कोई भी डिसीजन लेते हैं या किसी भी देश का कोई भी अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोई भी डिसीजन लेता है तो वो स्वयं अपने मन मर्जी के अनुसार नहीं लेता। भारत में संविधान बनाया गया है, संविधान के अनुरूप हमारी कार्यपालिका कार्य करती है। ऐसा नहीं है कि वो उस पद पे बैठ गए तो अपने मन मुताबिक कार्य करेंगे, ठीक है। तो कई हमारे ऐसे अधिकारी होते हैं। यार आईएएस और पीसीएस का चयन क्यों किया जाता है? ये हमारे सबसे सर्वाधिक जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति होते हैं वो आईएएस पीसीएस के अधिकारी ही होते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे ज्यादा बुद्धिजीवी व्यक्ति कोई और नहीं हो सकता, तभी यार इसको ग्रेड ए में रखा गया है, ठीक है। तो इन अधिकारियों के माध्यम से इनकी बाकायदा जब पोस्टिंग वगैरह होती है, सॉरी प्रमोशन वगैरह होते हैं, तो सचिव वगैरह जो बनते हैं और आईएएस के बाद में जो भी हमारे पद इनके ऊपर का होता है वो यार हमारे बड़े बड़े अधिकारियों का ही पद होता है, जो कि बाकायदा जाकर के वो अधिकारी विशेषज्ञ बनते हैं और अपने राय सलाह बाकायदा ये कार्यपालिका को प्रोवाइड करते हैं, तब कार्यपालिका चलती है। ऐसे नहीं चलती, क्योंकि नेता नगरी टाइप के लोग ये तो यार 5 साल के लिए ही आए, जनता ने वोटिंग की, ये केवल और केवल 5 साल के लिए आए। लेकिन जो अधिकारी गया है ये बाकायदा पढ़ लिख करके अपनी बुद्धि का विकास करके वहां तक पहुंचा है और बाकायदा वो हमेशा के लिए उस पद पे बना रहेगा जब तक रिटायरमेंट नहीं होगी, अर्थात 50 साल 60 साल 65 साल तब तक के लिए उस पद पे वो बैठता है। इस कारणवश जो भी ये अधिकारी होते हैं ये विशेषज्ञ होते हैं और बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो आईएएस पीसीएस की तुलना किसी और जॉब से कभी मत करना, ये हमारी एक प्रकार की जॉब नहीं है। जॉब किसको बोलते हैं? नौकरी किसको बोलते हैं? नौकरी में समय बंधा होता है, ठीक है, इतने समय जाना है इतने समय आना है। लेकिन ये जो आईएएस पीसीएस है इसमें कोई भी बंधा सिस्टम नहीं है, कभी भी कहीं भी जाना आना पड़ सकता है। तो इस जॉब की तुलना किसी भी जॉब से नहीं की जा सकती, ये यार आप समझ रहे होंगे बड़े ही बेहतरीन तरीके से। तो यही है कि नोटबंदी की राह सलाह काफी दिनों से चल रही होती है और नोटबंदी का सिस्टम हमारा चल रहा होता है। बेसिकली काले धन को वापस लाने के लिए ही नोटबंदी हमारे की गई थी, जो कि हल्का फुल्का ये हमारा मिशन कंप्लीट भी रहा, लेकिन उतने पूर्णतः तरीके से ये हमारा कार्य नहीं कर सका। इससे पहले हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी के सरकार में भी नोटबंदी हमारी की गई थी, ठीक है। तो इसको भी हमने याद रखना है। ये थी हमारी कुछ 8 नवंबर से रिलेटेड कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों पे अपने 8 तारीख के तौर पे दर्ज होकर के रह गई, वो भी हमेशा और हमेशा के लिए। और बाकायदा मैं अर्थात 8 नवंबर ये बोल रहा हूं कि इस क्लास के अंतर्गत जितनी भी सारी घटनाओं का वर्णन आज हम कर चुके हैं या पढ़ चुके हैं उनको मैं अर्थात 8 नवंबर बाकायदा प्रमाणित करता हूं, या आने वाले समय में भी इन घटनाओं को मैं बाकायदा प्रमाणित करता रहूंगा, ठीक है। और इनको बाकायदा साक्षी बना हुआ हूं मैं आज भी, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में किसी नए दिन के इतिहास पे। तब तक के लिए जय।